आज हम लोग बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 बीपीएससी एमबीआई के सिलेबस हैं उसके सारे चैप्टर्स और शेड्यूल को डिस्कस कर लिए थे। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग पीडीएफ और डिस्कशन के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें और आप लोग हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज कंपलसरी फॉर ऑल व्हीकल ओनर्स एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सारे व्हीकल्स ओनर्स को इंश्योरेंस कंपलसरी है, इंश्योरेंस करवाना आवश्यक है। और वो किस टाइप का होना चाहिए? सेकेंड पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। तो हम लोगों ने इसे पढ़ा था जब हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड पार्टी इन इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क। जो मोटर व्हीकल अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क है उसमें थर्ड पार्टी का क्या मतलब है? तो इसका जो आंसर होगा, थर्ड पार्टी इंक्लूड्स एवरीवन अदर देन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू द इंश्योरेंस पॉलिसी। मीन्स कि थर्ड पार्टी, जैसे आपने मोटर व्हीकल लिया तो मोटर का आपको व्हीकल का आपको इंश्योरेंस करवाना है। अगर आपके व्हीकल से किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो थर्ड पार्टी होगा, क्योंकि उसने कोई इंश्योरेंस नहीं करवाया, लेकिन आपके गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होता है तो उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो ये थर्ड पार्टी हुआ। मीन्स एवरीवन इंक्लूडिंग, लेकिन अदर देन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। मीन्स आप नहीं हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी नहीं हो सकती है, वो कोई और हो सकता है जिसके साथ कोई दुर्घटना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट ए वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस शैल परमिट बी इशूड। तो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कि विदाउट इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के परमिट इशू नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर होगा नो। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, विद इन डैश डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ द कवर नोट इशूड बाय द इंश्योरर नोटिफाई द फैक्ट ऑफ द रजिस्टरिंग अथॉरिटी। मीन्स कि जो भी हम लोगों ने जब पढ़ा था कि कवर नोट इशू होता है तो उसके कवर नोट के एक्सपायरी होने के कितने दिनों के अंदर अगर किसी ने जो भी रूल्स रेगुलेशन उसे फॉलो नहीं करता है कोई ओनर, तो इसके बारे में नोटिफाई रजिस्टरिंग अथॉरिटी को कितने दिनों के अंदर करना है। जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस करवाती है जो कंपनी, तो वो करवाएगी 7 दिनों के अंदर। मतलब अगर उसका एक्सपायरी होता है उसके 7 दिनों के अंदर उसको नोटिफाई करवाना होगा रजिस्टरिंग अथॉरिटी को। ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच फॉर्म एन एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन शैल बी मेड टू द क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स। जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स हैं उनको जो भी कंपनसेशन के लिए कौन सा फॉर्म फिल करना होगा। तो यहाँ पे सारे फॉर्म हैं, सारे फॉर्म के बारे में हमें समझना पड़ेगा कि कौन कौन से फॉर्म हैं। तो पहले तो बता दें कि फॉर्म नंबर COMPA, ये फॉर्म कंपनसेशन के लिए फिल किया जाता है। ओके। और जो फॉर्म TRPA है, ये फॉर्म होता है एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ए परमिट या काउंटर सिग्नेचर। ये जब हम लोगों ने पढ़ रहे थे रूल्स नंबर 73, तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि परमिट के कैसे ट्रांसफ़र होगा, तो ये फॉर्म लगेगा। ओके, ये याद रखना है। फॉर्म नंबर PPRS जो होती है वो प्राइवेट सर्विस व्हीकल परमिट के लिए ये फॉर्म को फिल किया जाता है। और जो C है फॉर्म PTRV, ये जो फॉर्म है ये टूरिस्ट व्हीकल परमिट के लिए ये फॉर्म भरा जाता है। ओके। इसका लेकिन यहाँ पे जो कंपनसेशन के लिए है तो ये फॉर्म है फॉर्म COMPA। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, देयर शैल बी अपेंडेड टू एवरी सच एप्लीकेशन विथ फॉर्म COMPA। जो फॉर्म COMPA है, जो कंपनसेशन के लिए फॉर्म भरा जाता है ट्रिब्यूनल्स के पास, तो उसमें क्या क्या और जो एप्लीकेशन उसके साथ क्या क्या चीज़ होना चाहिए। FIR कॉपी इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सीडेंट होना चाहिए, सही बात है। मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ इंजरीज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट, अगर किसी का डेथ हो जाता है किसी के एक्सीडेंट किसी के व्हीकल से,
तो अगर वो कंपनसेशन के लिए फॉर्म भरता है तो FIR कॉपी तो होना चाहिए। अगर किसी का डेथ होता है तो मेडिकल सर्टिफिकेट, इंजरी होता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डेथ होता है तो ओके। सी है ए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग ओनरशिप एंड इंश्योरेंस ऑफ पार्टिकुलर्स ऑफ व्हीकल्स इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट फ्रॉम द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और द पुलिस स्टेशन। मीन्स कि जो इन्वॉल्व है जो गाड़ी, उसके इंश्योरेंस जो करवाई है कंपनी उसके बारे में डाटा, और उसके जो भी ओनरशिप के बारे में डाटा उसको देना होता है। तो ये सही बात है, ये तीनों चीज़ अपेंड करना होता है, उसको संलग्न करना पड़ता है। तो इसका आंसर होगा डी ऑल। आपको ये सब चीज़ें जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस हमने इसलिए इस तरह से फ्रेम किया है कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो और आप अच्छे तरीके से आप जान सकें सारे रूल्स को भी। अगर आपको तब भी अगर कोई दिक्कत है, अगर अभी भी रूल्स देखने के बाद भी यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो आप फिर से एक बार ज़रूर रूल्स को देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्लेम्स ट्रिब्यूनल में एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ ए डैश save insofar as the same are not inconsistent with the provisions of Motor Vehicle Act 1988। मीन्स कि क्लेम्स ट्रिब्यूनल अगर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में कोई ऐसा प्रोविजंस नहीं है तो वो क्या कर सकती है। ऐसा कोई रूल्स नहीं पता चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है, तो वो उसके लिए सिविल कोर्ट की पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट का यूज कर सकती है। ओके, ये इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसीडिंग्स ऑन एन एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन शैल बी मेंशन्ड इन ए ब्रीफ डायरी। तो इसका आंसर होगा यस। सारे जो प्रोसीडिंग होंगे, कोई भी जो भी सुनवाई होगी, उसके सारे कंपनसेशन के रिगार्डिंग जो भी सुनवाई होगी उसको एक ब्रीफ डायरी, ब्रीफ एक सारे रिकॉर्ड होने चाहिए, तो वो मेंशन करना है। तो इसका आंसर होगा सही है, यस होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच एक्सपर्ट कैन ए ट्रिब्यूनल होल्ड फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेटिंग अपॉन एनी क्लेम फॉर कंपनसेशन। मीन्स कि अगर कोई फैसला लेना है तो उसके लिए कोई एक्सपर्ट की अगर राय लेनी हो तो वो कितने एक्सपर्ट को रख सकता है, मोर देन 2, नॉट मोर देन 2 या नन। तो इसका आंसर होगा मोर देन, नॉट मोर देन 2। ओके, जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो 2 से अधिक नहीं रख सकता है एक्सपर्ट को। कोई भी अगर कोई भी क्लेम्स है, कोई भी कंपनसेशन का कोई केस आता है तो एक्सपर्ट के जो राय लेने के लिए वो 2 से अधिक एक्सपर्ट को नहीं रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट क्लेम्स ट्रिब्यूनल कैन डू। क्लेम्स ट्रिब्यूनल क्या क्या कर सकता है उसके बारे में पूछ रहा है। लोकल इंस्पेक्शन, सही बात है, अगर यहीं पे एक्सीडेंट होता है तो वो वहाँ पे जाके लोकल इंस्पेक्शन कर सकता है। वहाँ के कोई लोकल कोई पीपल जानता है उसके बारे में, कोई आदमी, तो उससे भी बात कर सकता है। डिसमिसल ऑफ एप्लीकेशन नॉट सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग देयर विद। मीन्स कि कोई ऐसा कोई कंपनसेशन के लिए फॉर्म भरता है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है ऐसा, तो वो डिसमिस भी कर सकता है, तो सही बात है। समनिंग ऑफ विटनेस, विटनेस को बुला सकता है, जो गवाह है उसको बुला सकता है, तो ये भी सही बात है। तो इसका आंसर होगा डी ऑल। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, इन रेफरेंस टू प्रोसीजर रिगार्डिंग कंपनसेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। जो कंपनसेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट, उसके बारे में पहले समझते हैं कि ये जो फॉल्ट होता है, जैसे मान लेते हैं कि किसी ने गाड़ी खरीदा और वो ओनर अपने एक ड्राइवर को रखता है और वो ड्राइवर ड्राइव करता है व्हीकल को, ड्राइवर की गलती से या कोई थर्ड पार्टी की गलती से ही व्हीकल से कोई एक्सीडेंट होता है, तो ओनर का तो कोई गलती नहीं, नो फॉल्ट है कोई भी ओनर का, लेकिन फिर भी उसे कंपनसेशन देना पड़ता है। अगर इस केस में अगर कोई फॉर्म आता है तो जो इसमें क्या चीज़ है, ये चीज़ें पूछ रहा है कि क्या गलत है। एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन शैल बी मेड टू द क्लेम्स ट्रिब्यूनल इन फॉर्म CWF। तो हाँ, ये सही बात है। तो आप ध्यान में रखिएगा, जो भी एप्लीकेशन आते हैं कंपनसेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट, वो आते हैं कंपनसेशन ये फॉर्म CWF में, ये तो सही है। बी जो है, क्लेम्स ट्रिब्यूनल शैल डिस्पोज ऑफ द प्रिंसिपल फॉर कंपनसेशन विद इन 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन। तो ये भी सही बात है कि जो एप्लीकेशन आएंगे फॉर्म CWF का, उसको 6 वीक के अंदर उसको निपटारा कर देना, उसका
जो भी रूल्स रेगुलेशन के साथ उसका निपटारा करना है, कंपनसेशन उसे मिल जाना चाहिए, जो भी चीज़ है। जो सी है, द क्लेम्स ट्रिब्यूनल शैल रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन मेड अंडर दिस ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी टेक्निकल डिफेक्ट। तो ये जो है क्लेम्स ट्रिब्यूनल कोई भी जो फॉर्म CWF आएगा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, टेक्निकल डिफेक्ट कोई भी है तो ओके, उसे फिर से उसे ठीक करने का सुझाव दे सकता है, लेकिन उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये जो आंसर है ये सही होगा, क्योंकि ये गलत बात कर रहा है, ये फॉल्स है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। और डी भी देख लेते हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन द क्लेम्स ट्रिब्यूनल शैल गिव नोटिस टू द ओनर एंड द इंश्योरर इफ एनी ऑफ द व्हीकल इन्वॉल्व्ड इन दिस एक्सीडेंट। सही बात है, अगर कोई भी क्लेम्स ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन लेके जाता है, जो थर्ड पार्टी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके बारे में नोटिस देगी, जिसका व्हीकल होगा उसके ओनर को, जो इंश्योरेंस की हुई है कंपनी उसको नोटिस देगी। तो ये भी सही बात है। तो इस जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो सी है, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच चैप्टर ऑफेंस पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स आर मेंशन्ड इन BMBR 1992। ओके, तो चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 या नन। तो हम सारे चैप्टर्स को पहले डिस्कस कर देते हैं। चैप्टर जो 10 है, चैप्टर 10 में हम लोगों ने पढ़ा था क्लेम्स एंड ट्रिब्यूनल्स के बारे में। चैप्टर 12 में हम लोगों ने पढ़ा था मिसलेनियस जो चीज़ें थी, जो जनरल्स लॉ थे, जनरल्स रूल थे, वो हम लोगों ने पढ़ा था मिसलेनियस में। और जो इसका आंसर होगा ऑफेंस एंड पेनल्टीज एंड प्रोसीजर आर मेंशन्ड इन चैप्टर 11। तो इसका जो आंसर होगा बी, चैप्टर 11। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इन विच फॉर्म टेम्पररी एक्नॉलेजमेंट इन लीव ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। टेम्पररी एक्नॉलेजमेंट जो होती है, जैसे कोई फॉर्म, जैसे कोई मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को अगर उनको लगता है कि कोई भी जो डाटा है ड्राइविंग लाइसेंस का वो फॉल्स है, तो वो क्या कर सकती है, उसे अपने कब्जे में ले सकती है उसको जांच करने के लिए। तो उससे पहले वो जांच करने से उसमें कुछ समय लगेगा, तो उसको एक टेम्पररी एक्नॉलेजमेंट देगी, ताकि उसका जो काम है वो आगे ड्राइव कर सके, जब तक जांच हो जाए, उसके लिए एक टेम्पररी एक्नॉलेजमेंट देती है, जो हम लोगों ने पढ़ा था रूल्स में। आप लोग उसे ज़रूर देखें। इसका जो आंसर होगा फॉर्म एल टेम्प। ओके, इसका जो आंसर है फॉर्म एल टेम्प। जो फॉर्म सी टेम्प है उसका हम बारे में समझते हैं, वो है टेम्पररी एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर किसी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर लेती है, जब्त करती है उसको जांच करने के लिए, तो वो टेम्पररी एक्नॉलेजमेंट फॉर्म सी टेम्प में देगी। ओके, और जो फॉर्म RF है वो रिफंड फ़ी के लिए, जो हम लोगों ने मिसलेनियस पढ़ा था रूल्स नंबर 253 चैप्टर 12 में, रिफंड ऑफ फी, तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर्म RF के बारे में। ओके, और इसका जो आंसर होगा फॉर्म एल टेम्प, टेम्पररी एक्नॉलेजमेंट इन लीव ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस के केस में टेम्पररी एक्नॉलेजमेंट फॉर्म एल टेम्प, ये आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है, फॉर्म RF के बारे में भी याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मच फी डज इट टेक फॉर टेम्पररी एक्नॉलेजमेंट इन लीव ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मीन्स की जो ड्राइविंग लाइसेंस या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर किसी अथॉरिटी को लगता है कि ये इसमें फॉल्स है, कोई भी डाटा गलत दिया गया है, मतलब वो फर्जी लेके चल रहा है, तो वो उसे जब्त करके उसकी जांच कर सकता है। उसके पहले टेम्पररी एक्नॉलेजमेंट देगा, तो उसके लिए कितने फ़ी चुकाना होगा उसे, हाउ मच फ़ी। ओके, तो 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़ या नो फ़ी। तो इसका जो आंसर होगा नो फ़ी। इसके लिए कोई भी फ़ी नहीं देना होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर कैन एनी पर्सन टेक कैश ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ द सर्टिफिकेट इन फॉर्म RF। ओके, तो ये जब हम लोगों ने रूल्स नंबर 253 डिस्कस किया था, तो वहाँ पे चैप्टर 12 में मिसलेनियस रिफंड ऑफ फी में, कि अगर कोई एप्लीकेंट है वो उसने ज़्यादा एक्सेस पैसा दे दिया है, कोई ज़्यादा किसी चीज़ में मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ पे करना था, उसने 200 पे कर दिया, तो उससे अगर अथॉरिटी को लगता है कि उसने एक्सेस पैसा पे कर दिया है, तो वो फॉर्म RF में वो रिफ़ंड देगा। और वो रिफ़ंड जो पैसा होगा वो कहाँ पे, वो कैश कहाँ से वो लेगा, लोकल गवर्नमेंट ट्रेजरी,
हाँ, लोकल गवर्नमेंट ट्रेजरी से ले सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले सकता है, अदर बैंक कंडक्टिंग द कैश बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ से भी ले सकता है, जहाँ से स्टेट गवर्नमेंट की कैश का लेन देन होता है तो यहाँ से भी ले सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑल। ओके, ये रूल्स नंबर 253 में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं, जो भी क्वेश्चंस हमारे जो व्यू से लगे कि ये क्वेश्चंस आने चाहिए, और इससे आपके जो रिविजन्स होते हैं, रिविजन्स टाइप के ये क्वेश्चंस हैं, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी हैं आपके लिए, बहुत ज़रूरी भी है कि आप एक रिवीजन, क्विक रिवीजन भी हो जाएगा आपका इससे। और आप लोग इसे ज़रूर दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आप नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।